बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सज्जाद अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कल की वीडियो में हमने तो शाहाना केस के बैकग्राउंड के बारे में वीडियो रिकॉर्ड की थी कि किस तरह कब किसने कंप्लेंट दायर किया, इलेक्शन कमीशन में क्या कार्रवाई हुई और फिर किस तरह रेफरेंस और ट्रायल कोर्ट भिजवाया गया और ट्रायल कोर्ट में फिर केस के मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र किया और बलाहिर जब उनकी सज़ा सुनाई गई तो वहाँ तक हमने इसके बारे में डिटेल से तफसील बयान की थी। नाजरीन, तो शाहाना केस का फैसला आ चुका है और तो शाहाना केस के फैसले के मुताबिक जो कि मेरे पास अवेलेबल है, उसके मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4/10/2023 को चार्ज फ्रेम हुआ था। मज़े की बात यह है कि इमरान खान, फैसले में लिखा है कि इमरान खान ने चार्ज से इनकार किया था, लेकिन चार्ज में जो सवालात थे उनके जवाबात भी नहीं दिए हैं और चार्ज पर उस पर साइन भी नहीं किए हैं। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन में जो रिप्लाई इमरान खान ने दायर किया था, इसमें इमरान खान ने एडमिशन्स किए थे, क्योंकि इस्तिग़ासा इन इलेक्शन कमीशन का जो केस था वो यही था कि इमरान खान ने कुछ असासाजात जो है वो जो उसकी तफसील फॉर्म बी में प्रोवाइड नहीं की है, जिसमें तो शाहाना से लिए गए महंगे तरीन और जितने भी लिए गए महंगे तरीन तहाइफ थे उनके बारे में फॉर्म बी में उसका जिक्र नहीं है। तो इस वजह से ये करप्ट प्रैक्टिसेस और गलत डिक्लेरेशन दिया है, तो इस वजह से जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये इस्तिग़ासा का केस है। अब जनाब, जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन में जो इसने उस केस का रिप्लाई दिया था, तो इसमें इमरान खान ने कई एडमिशन्स किए थे। इसमें एक एडमिशन ये भी था कि हाँ, ये तोहफे मैंने लिए थे और इसको फरोख्त किए हैं, इसलिए फॉर्म बी में दर्ज नहीं किए हैं, क्योंकि वो उस टाइम से पहले जो कट ऑफ डेट है उससे पहले वो मैंने लिए भी थे और फरोख्त भी किए थे, इस वजह से मैंने वो ज़ाहिर नहीं की। फिर एक और सवाल का जवाब में वो कहता है रिप्लाई में कि मैंने जो 2021 के जो तोहफ़ाजात थे या 20 के, तो उसके बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि मैंने ये जब तोहफे मुझे मिले तो ये मैंने किसी और शख्स को तोहफे में दिए थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस एडवाइज़र ने इसकी जो फॉर्म बे के जो असासाजात की जो तफसील तैयार की थी, जिस पर इमरान खान ने साइन भी किए थे, उसमें एक कॉलम उन्होंने छोड़ा है, हाली छोड़े। उस कॉलम के मुताबिक आई थिंक 2G है, आई थिंक इस तरह का, कि उसके मुताबिक अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो और किसी तीसरे शख्स को गिफ्ट करते हैं या फरोख्त करते हैं तो आप उसका नाम और इसकी तफसील भी लिखेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो असासाजात की तफसील दी है वो फॉर्म बे में इसका जिक्र मौजूद नहीं। अब पता नहीं कि जिसने ये इमरान खान के असासाजात की तफसील ड्राफ्ट किया है, तैयार किए हैं, क्योंकि इमरान खान ने तो यकीनन सिर्फ साइन किए थे, तो पता नहीं कि अब उसने क़स्दन अमदन किए थे या सहवन उससे हुए थे। अच्छा जी, तो वो कॉलम जो था वो क़स्दन अमदन या सहवन वो हाल ही रह गया था। तो ये केस था, लेकिन इमरान खान ने वहाँ पर ये एडमिट किया है कि हाँ, मुझे तोहफे मिले थे, ये तफसील जो है ये फॉर्म बी ये मैंने साइन किया है और ये मैंने इलेक्शन कमीशन में पेश किया है। तो यही तो प्रोसिक्यूशन का केस था और यही उसने एडमिट भी किया है और साइन को भी एडमिट किया है। जो तफसील, जो असासाजात, जो जितने भी चीज़ें थी वो सबको एडमिट किया है। अच्छा जी, अब इसमें मसला ये हुआ था कि इस केस को फौजदारी के जो कवानीन हैं उसमें जो केसेस होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक किस्म इस तरह का होता है कि उसमें इस्तिग़ासा ज़ुबानी शहादत पर रिलाई करती है, जैसे कि मर्डर केस, इक़दाम क़त्ल, दीगर कुछ इस तरह के केसेस, उसमें ओरल एविडेंस का वो इन्हिसार करते हैं इस्तिग़ासा पर। अच्छा, जिसमें दूसरी किस्म जो फौजदारी कवानीन की केसेस के हैं वो ये है कि उसमें इस्तिग़ासा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर रिलाई करती हैं। इसकी एक आम मिसाल 489 FEPC है, जो डिसऑनरिंग ऑफ चेक है। डिसऑनर जब वो इशू करते हैं तो उसमें प्रोसिक्यूशन इस्तिग़ासा जो है वो सारी रिलाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे करती हैं। अब जो ये केस था इमरान खान के खिलाफ, ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस था और लेकिन ये जो इमरान खान के वकला साहिबान थे वो टेक्निकल ग्राउंड पर केस को डिले करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरठ पर जाने की वो इतनी ज़्यादा वो
کوشش نہیں کی ہے۔ تو اچھا جناب، جو عمران خان کی طرف سے جو رپلائی دائر کیے گئے تھے یا جو 342 کے تحت بیان ملزم ہے وہ ریکارڈ ہوا تھا، اس میں ایڈمٹ کیے ہیں کہ ہاں مجھے تحفے ملے تھے، کچھ کو فروخت کیے ہیں، کچھ کو کسی اور کو تحفے میں دیے ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیل اور تفصیل جو فارم بھی اس نے الیکشن کمیشن کو جاری بھجوائے تھے، وہ جو اینولی سالانہ وہ بھجواتے ہیں ایمینیز وغیرہ، تو اس میں اس کی تفصیل نہیں ہے، اور یہ اس نے ایڈمٹ کیا کہ جو ڈاکیومنٹس فارم بے وغیرہ جو وہاں پر موجود ہیں ای پی میں اور انہوں نے ٹرائل کورٹ میں پروڈیوس کیے ہیں، تو یہ بالکل میرے سائن کردے ہیں اور میں نے پروڈیوس کیے ہیں۔ تو یہ ایڈمیشن میں تھے، اور ایک طرف سے اعتراف جرم بھی ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے اثاثہ جات کی تفصیل فارم ویئر ڈرافٹ کیا تھا، اس نے یا یہ قصداً عمدن یا جس طرح بھی کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی تھی۔ پھر جو وکلاء کی ٹیم تھی، انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کیس کو ڈیلے کرنے اور کچھ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پراپرلی الیکشن کمیشن میں وہ انہوں نے ریپلائی سبمٹ نہیں کیا تھا، اور تو یہ کچھ غلطیاں تھی عمران خان کی اس کیس میں جو اس کے ٹیم سے ہوئی تھی۔ اچھا جی، اب اس کیس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں اساتذہ جات کی جو فارم بی ہیں، اس کے لیے جو کرائٹیریا اب اس ٹرائل کورٹ نے سیٹ کر لیا ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ اگر اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو اگر انٹیکٹ رکھا جائے، مینٹین سپریم کورٹ تک یا وہاں پر تک اگر یہ مینٹین رکھا گیا، تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہ تمام پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن جائے گی، اور ان کے لیے انتہائی سخت مشکلات پیدا کرے گی، اور آئی تھنک کہ وہ پھر اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ اگر ہم اسی کیس کے کرائٹیریا کو لیں اور اس کو انالائز کریں، تو پھر نواز شریف، خواجہ آصف اور شاہد خان عباسی نے بھی کچھ اس طرح کے تحائف لیے ہیں جو ان کی اتنی تفصیل یا جو فروخت کیے ہیں یا جو گفٹ کیے ہیں یا جو کچھ اور کیا ہے، وہ تفصیل ان کے بھی اثاثہ جات جو فارم بی ہے ان میں بھی نہیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کیس کے فیصلے کا تو لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ ٹرائل کورٹ اس میں کیا فیصلہ سنائے گی۔ وسلام۔